नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली ही बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट निकल के आया है जो कि काफी कंट्रोवर्शियल होने वाला है आगे। और ऐसा नहीं कि ऐसा जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली बार दिया। पहले हम जजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक माइनर बॉय मतलब एक बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, इसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना और इसके लिप्स पे किस करना, इसको अननेचुरल ऑफेंस की कैटेगरी से बाहर रखा है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर अननेचुरल ऑफेंसेस। सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में आपको जाना पड़ेगा अननेचुरल ऑफेंसेस को समझने के लिए। क्या लिखा हुआ है इसमें? whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal। तो जो कन्वेंशनल सेक्स की डेफिनेशन समझी जाती है, अगर उससे कोई डाइवर्ट करता है तो उस केस में उसे अननेचुरल ऑफेंस कहा जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ है कि एक माइनर बॉय के प्राइवेट पार्ट्स को छूना और उसके लिप्स पे किस करना, इसको अननेचुरल ऑफेंस मानने से मना कर दिया किसने? बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने। और ओवरऑल यहां पे बेल ग्रांट कर दी है। तो जस्टिस अनुजा प्रभु देसाई, इन्होंने प्रेम दुबे के ऊपर यहां पे चार्जेस लगे हैं। इनकी बेल पिटीशन को हियर करते वक्त इनको बेल ग्रांट कर दी। प्रेम दुबे के ऊपर इल्जाम क्या क्या लगा था? तो जो विक्टिम का फादर था, जो कि यहां पे एक माइनर बॉय है, उस विक्टिम के फादर ने सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, सेक्शन 384 पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, सेक्शन 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द इंडियन पीनल कोड। एक्चुअली में हुआ क्या कि घर की अलमारी में से कुछ पैसा गायब था। तो 17 अप्रैल 2021 को फादर को पता चला पैसा गायब है। तो फादर ने बेटे को कन्फ्रंट किया और बेटे ने सब कुछ उगल दिया कि यहाँ पे एक ऑनलाइन गेम खेलने के लिए जो दुबे था वो लड़के से पैसे मांग रहा था, और उस माइनर लड़के के साथ यहाँ पे कुछ फिजिकल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी किया इस दुबे नाम के आदमी ने। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल हुई किसके अगेंस्ट? दुबे के अगेंस्ट। और ये सारे चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए। तो आईपीसी का सेक्शन 377, 384 और 420, और पॉक्सो एक्ट का यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट का सेक्शन 8 और सेक्शन 12। सेक्शन 8 होता है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, और सेक्शन 12 होता है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब इस केस में जो सेक्शन 377 है, अननेचुरल ऑफेंसेस, इसको थोड़ा स्ट्रांग माना जाता है। लेकिन ओवरऑल जो भी यहां पे दुबे ने किया उस बच्चे के साथ, उसको अननेचुरल ऑफेंस मानने से मना कर दिया गया। इसको आप कह सकते हो कि एक नॉट सो प्रॉपर जजमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसको प्रॉपर जजमेंट नहीं कहा जाएगा। मतलब कि एक मैच्योर इंडिविजुअल जो कि 18 साल से ज्यादा का भी एक ग्रोन अप मैन, अगर किसी माइनर बॉय के साथ या माइनर गर्ल के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो उसको आप अननेचुरल ऑफेंस नहीं मान रहे हो। मतलब कि कुछ हद तक इसको सही मान रहे हो, जो कि देखिए सही नहीं है। बच्चों के खिलाफ जो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस हैं, उनको डेफिनेटली ही आप कह सकते हो अननेचुरल ऑफेंस की कैटेगरी में रखना चाहिए, सेक्शन 377 की कैटेगरी में रखना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे इसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने नहीं रखा है। जज साहब ज्यादा काबिल हैं ये बताने के लिए कि जज साहिबा ज्यादा काबिल है यहाँ पे ये बताने के लिए क्या सही है क्या गलत है। और मैं आपको बता दूं, ये पहला ऐसा रेग्रेसिव डिसीजन नहीं आया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जज है पुष्पा गानेदी वाला, इन्होंने पहले एक जजमेंट दिया था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी है पॉक्सो के अंदर चार्जेस लगने के लिए। क्या हुआ था सेक्सुअल असॉल्ट के केस में? क्या हुआ कि 39 साल के इंडिविजुअल ने एक 18 साल से कम की बच्ची को झांसे से एक घर में लेके गया, और वहां पे उसको कुछ खिलाने के बहाने उसके ब्रेस्ट पे हाथ रखा, उसके कपड़े उतारने की कोशिश की। बाद में जब केस पहुंचा हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने इस इंडिविजुअल को केवल 1 साल की सजा सुनाई, बशर्ते 3 साल की सजा के। सेशंस कोर्ट ने इस इंडिविजुअल को 3 साल की सजा सुनाई थी, हाई कोर्ट ने 1 साल की सजा कर दी। और हाई कोर्ट की जो जज थी पुष्पा जी, उन्होंने क्या बोला कि भाई देखिए, इस इंडिविजुअल ने उस लड़की को तब छुआ जब उसने पूरी ड्रेस पहन रखी थी। तो चूंकि उसने ड्रेस पहन रखी थी, तो सेक्सुअल इंटेंट के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं था। चूंकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं था, इसलिए हम इसको पॉक्सो एक्ट के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में नहीं रख सकते। भाई सारे के सारे जो चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन से पागल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पॉक्सो एक्ट के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस को प्रूव करने के लिए सिर्फ सेक्सुअल इंटेंट अगर प्रूव हो जाती है तो उस इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। स्किन टू स्किन कांटेक्ट जरूरी नहीं है। मतलब अगर सेक्सुअल इंटेंट के साथ वो उस लड़की को छू रहा था, इसका मतलब यह है कि उसके इंटेंशंस गलत है, पॉक्सो का सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस उसके अगेंस्ट लगेंगे। और यहां पे जज साहिबा ने क्या बोला कि भाई सेक्सुअल इंटेंट के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी है। मतलब कपड़े उतरने के बाद अगर सीधे बॉडी स्किन टच करता, तब जाके पॉक्सो के सेक्सुअल आप कह लो असॉल्ट के चार्जेस लगेंगे। तो एक रिग्रेसिव डिसीजन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया।
और यहाँ पे जो सेक्शन 377 के अंदर अननेचुरल ऑफेंस मानने से मना कर दिया है कि एक इंडिविजुअल एक माइनर बच्चे के लिप्स पे किस कर रहा है, प्राइवेट पार्ट टच कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये डिसीजन भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगे ओवरटर्न किया जाएगा। तो आप कह सकते हो कि बैक टू बैक कुछ आप कह लो रिग्रेसिव डिसीजंस यहाँ पे दे रही है बॉम्बे हाई कोर्ट। बस एक और रेग्रेसिव डिसीजन जो यहाँ पे दिया गया है कि इस दुबे नाम के इंडिविजुअल की जो बेल पिटीशन है ना, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। जज साहिबा ने क्या बोला कि भाई अगर आप पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 8 और सेक्शन 12 देखो, तो इसमें जो सजा मिलती है एक आप कह लो क्रिमिनल क्राइम करने वाले इंडिविजुअल को, वो सजा है 5 साल की। और ये इंडिविजुअल ऑलरेडी 1 साल जेल में काट चुका है। अब आगे आने वाले समय में कितने लंबे समय तक इसके ऊपर केस चलेगा, कब तक सारे गवाहों की सुनवाई होगी, ये हमें पता नहीं है। तो अभी के लिए हम इसको बेल ग्रांट कर रहे हैं। अब देखिए समझिए, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लीगली बहुत लंबे समय से यह बहस चली है कि भाई जिनके ऊपर भी आईपीसी के तहत या फिर कह लो सेडिशन लॉ के तहत कुछ चार्जेस लगाए गए हैं, उनकी बेल को किस हद तक एक्सेप्ट करना है। मान लो किसी के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर चार्ज लगाए गए, तो उनको बेल एक्सेप्ट करनी कि नहीं करनी। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि भाई बेल आप दो, जब तक किसी के ऊपर चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते, उसकी सुनवाई तेजी से नहीं हो रही है, उसको बेल देना सही है। तो क्या ये चीज पॉक्सो में भी लागू हो जाएगी? अगर किसी इंडिविजुअल के ऊपर पॉक्सो के अंदर चार्ज लगाए गए, किसी बच्चे के अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल असॉल्ट के चार्ज लगाए गए, तो क्या वहां पे भी बेल देनी चाहिए? क्योंकि अगर बेल को एक रूल बनाने की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, आप कह लो कि बहुत ही रिलैक्स तरीके से बेल देने की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो उस कंटेक्स्ट में तो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन यहां पे सही बैठता है। तो क्या पॉक्सो के केसेस में बेल नहीं मिलनी चाहिए? इस रिस्पेक्ट में भी हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में बहस होने वाली है। सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस के अंदर ट्राई ना करना, ये तो पक्का ओवरटर्न होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पॉक्सो के केसेस में बेल की पेटिशंस को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, इसका एक पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाने की जरूरत है। क्योंकि कुछ हाईकोर्ट पॉक्सो के अंदर बेल की पिटीशंस को रिजेक्ट कर रही हैं, क्रिमिनल को जेल के अंदर बंद रख रही हैं, और वहीं पे यहां पे हम देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जिसके ऊपर सेक्शन 8 एंड सेक्शन 12 ऑफ द पॉक्सो एक्ट लगा है, उसको यहां पे बेल ग्रांट कर दी गई है। तो ये एक मेजर आपके लो लीगल क्वेश्चन आगे निकल के आने वाला है। लेट्स सी यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, आपके क्या व्यू पॉइंट है इस रिस्पेक्ट में कि क्या इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बेल मिलनी चाहिए थी जब उसके ऊपर सेक्शन 8 और 12 ऑफ द पॉक्सो के चार्जेस लगे ही? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे देश में छोटी सी चोरी हो जाती है ना, तब बंदा 2 से 3 साल 4 साल जेल में काट देता है, उसका नंबर नहीं आता मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई का। और यहां पे तो भाई पॉक्सो के अंदर चार्ज लग रहे हैं, 1 साल जेल में सजा काटी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। तो अपने आप में आप कह लो कि यहाँ पे बेल ग्रांट हो रही है, तो एक सवाल जरूर उठेगा कि ये सही है या गलत है। कैसे सही है कैसे गलत है, मैंने आपको केस बताया, उसके फैक्ट्स बताए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात की जाए, इसके बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर एक हिडन प्रॉब्लम है। लोग ज्यादा पब्लिक में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात करते नहीं है, चूंकि हम सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया की, और दुनिया के 19% चिल्ड्रन भारत में रहते हैं, और हमारी आबादी का लगभग 42% चिल्ड्रन है। तो नो डाउट कहीं ना कहीं चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस बहुत होते होंगे इंडिया के अंदर, वो रिपोर्ट नहीं होते। ऐसा बताया जाता है कि इंडिया के अंदर जितने भी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस होते हैं, केवल 3% रिपोर्ट होते हैं। हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं, इनमें से लगभग 50% बच्चों को केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। और चूंकि इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये नाम का जो कन्वेंशन है, ज्वाइन किया है 1992 में, तो भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों के अगेंस्ट होने वाले सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रोका जाए। उसके बाद भी देखिए कि हमारे देश में फीमेल इंफेंटिसाइड, चाइल्ड रेप जैसी चीजें होती रहती हैं। इस कंटेक्स्ट में अगर आप बात करो, तो ज्यादा वल्नरेबल है फीमेल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड है वो ज्यादा वल्नरेबल है। हालांकि बच्चों के अगेंस्ट जो मेल बॉयज हैं, जो मेल आप कह लो बच्चे हैं, उनके अगेंस्ट भी सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस देखने को मिलते हैं। और जब भी ऐसे कोई केसेस होते हैं ना, तो उनको जल्दी रिपोर्ट नहीं किया जाता, सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड है, लोग केसेस को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के केसेस अगर बाहर न्यूज में आएंगे तो खानदान की, फैमिली की बदनामी होगी। इस प्रकार का सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड है, इसलिए केसेस को बहुत सारे केसेस में रिपोर्ट नहीं किया जाता है। जबकि यहां पे एक अवेयरनेस फैलानी जानी चाहिए कि इस प्रकार के केसेस को तुरंत रिपोर्ट किया जाए, शेम और सोशल स्टिग्मा को इग्नोर करके। और खास बात यहां पे यह है कि इंडिया एक अकेली एशियन कंट्री नहीं जहां पे इस प्रकार के केसेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सी एशियन कंट्रीज में इस प्रकार के केसेस देखने को मिले हैं। इंडिया के अंदर ज्यादा देखने के लिए इसलिए मिल रहे हैं, उसका ऑब्वियस रीजन है, एक तो इंडिया हेविली पॉपुलेटेड है, दूसरी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ओवरबर्डनड है, तीसरा सोशल स्टिग्मा के चलते केसेस रिपोर्ट होते नहीं है, चौथा बहुत से पॉकेट्स हमारे देश के अभी भी बहुत हद तक कंजर्वेटिव हैं, एक्सटेंडेड फैमिली का कंसेप्ट है, लोग क्या करते हैं कि मिक्स्ड फैमिली में रहते हैं, तो मिक्स्ड फैमिली में
ज्यादातर केसेस में जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस आते हैं वो ऐसे होते हैं कि फैमिली के कोई नोन मेंबर ही वो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, जो कि रिपोर्ट नहीं हो पाता है। तो एक्सटेंडेड और मिक्स्ड फैमिली के रहने के चलते भी इंडिया के अंदर इस प्रकार के केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हालांकि उनकी रिपोर्टिंग बहुत कम है। तो एक रेग्रेसिव डिसीजन था जो कि मैंने आपसे साथ डिस्कस किया। इन डिसीजन को आप कोर्ट भी कर सकते हो। देखिए, जब भी जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी ना, चाइल्ड राइट्स के रिस्पेक्ट में, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये दो केसेस जहां पे स्किन टू स्किन जजमेंट और 377 को एक अननेचुरल ऑफेंस ना बताना, मतलब 377 के अंदर अननेचुरल ऑफेंस ना बताना इस बात को कि बच्चे के आप प्राइवेट पार्ट्स को छू रहे हो, लिप्स पे किस कर रहे हो, इन दोनों ही केसेस को आप रेग्रेसिव डिसीजंस की कैटेगरी में एग्जाम में कोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर्स को शेयर करिए वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। एंड इफ पॉसिबल फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। सुपर थैंक्स ओशन फॉर हेल्पिंग। हैव अ ग्रेट डे। गुड